अब की बार 400 पार। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इस भाव के साथ दशकों तक आगे बढ़ रही बीजेपी का ये सपना, कश्मीर अपना करने का सपना, देश का हिस्सा करने का सपना यूं ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद भी 4 साल 4 महीने और 6 दिनों के बाद 11 दिसंबर 2023 को ये सपना पूरा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और बात हो रही है संकल्प 370 की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आर्टिकल 370 का जिक्र क्यों कर रही हूं जब बात संकल्प 370 की है। तो असल में आर्टिकल 370 और प्रधानमंत्री का संकल्प 370 एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, प्रभावित हैं। अब की बार 400 पार। 1980 में निर्मित पार्टी भाजपा 1984 के आम चुनावों के दौरान जिसके पास मात्र 2 सीटें थी, अब 4 दशकों के बाद यानी कि 40 सालों के बाद 2024 में 370 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस संकल्प के पीछे का फैक्टर क्या है, गणित क्या है, वो समझिए। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार। राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा फायदा। दो 2019 के चुनाव में कुल मतदान हुए 60.37 करोड़ वोटों में से बीजेपी को 38% वोट मिले थे। इस समय देश की आबादी में 80 से 82% हिंदू हैं और मौजूदा समय में बीजेपी को देश में हिंदुओं की कुल संख्या के आधे से भी कम वोट मिलते हैं, जिसे बीजेपी बखूबी जानती भी है। इसलिए देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी ने राम नाम का जो सेतु बांधा है और विपक्षियों ने जिस तरह से राम मंदिर उद्घाटन से किनारा किया, उसके बाद तय तौर पर बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और इस माहौल के चलते हिंदू वोट प्रतिशत में इजाफा हो सकता है। विपक्ष के वोट बंटने से मिलेगा सीधा फायदा। 2019 के चुनाव में एनडीए की 353 सीटें थी। इनमें से उस समय शिवसेना की 19 सीटें और जेडीयू की 16 सीटें थीं। इस समय शिवसेना उद्धव गुट एनडीए का हिस्सा नहीं है। आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी को टारगेट तक पहुंचने के लिए 2 बातें दिलचस्प हो जाती हैं। पहली बात ये कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विपक्ष का
एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिए और दूसरा मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होते हैं तो विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो जाएगा, यानी कि विकेंद्रीकरण, और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जो कि काफी हद तक नजर भी आ रहा है। 173 सीटें इस बार भी हो सकती हैं बीजेपी का मजबूत किला। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। इनमें से 95 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनावों के नतीजों में जीतती आ रही है, जबकि कांग्रेस के पास महज 17 सीटें ऐसी हैं जहां वो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। बीजेपी शायद इसलिए भी 370 प्लस की गारंटी दे रही है क्योंकि 173 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 2 बार बीजेपी जीतती आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के पास भी ऐसी 34 सीटें हैं जहां उसे 2 बार से लगातार जीत मिल रही है। इस लिहाज से 173 सीटें भाजपा का मजबूत किला साबित हो सकती हैं। मिशन साउथ से मिलेगा फायदा। बीजेपी के साथ साथ खुद पीएम मोदी भी मिशन साउथ पर काम कर रहे हैं। पीएम ने हाल ही में पहले लक्षद्वीप फिर केरल का दौरा किया था। वहां विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। राम मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम तमिलनाडु के दौरे पर गए और मंदिरों में जाकर दर्शन किए। काशी तमिल संगमम से उत्तर से दक्षिण तक सांस्कृतिक बैरियर को तोड़ने का काम किया। पीएम ने महाराष्ट्र में भी अपना विजन साफ किया था। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप की तैयारी में है हिमाचल प्रदेश में, और यूपी और उत्तराखंड को लेकर पूरी तरह आश्वस्त। 2019 के आंकड़े कहते हैं कि आम चुनावों में 303 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी, और अब मौजूदा समय में हालांकि वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कुछ जो राज्य हैं वो स्किप भी हुए हैं, कुछ राज्य उन्होंने अर्जित भी किए हैं। आपको क्या 67 सीटों का गणित समझ में आता है जो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि 2019 में तो तमाम सीफोलॉजिस्टों, अपने आप को चुनावी और राजनीतिक पंडित बताने वालों ने बीजेपी सरकार की विदाई तय कर दी थी कि 282 आई थी, इस बार 282 भी नहीं आएंगी क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में 72 मिल गई हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरा है, राजस्थान पूरा है, गुजरात पूरा है, तो अब और कहाँ से आएंगी? 282 की 303 हुई, कहाँ से हो गई? इसी से, जबकि उत्तर प्रदेश में कम हुई। कर्नाटक में पिछली बार भी आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव हारी थी और 28 में से 25 सीटें बीजेपी की आई थी तत्काल बाद जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ। यही हाल छत्तीसगढ़ का हुआ था, यही हाल मध्य प्रदेश का हुआ था, वहाँ विधानसभा हारे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों राज्य हारे थे। ऐसा इस बार तो नहीं हो जाएगा कि कहीं विधानसभा जहाँ जीते हैं वहाँ राज्यसभाओं में कुछ कमी आ जाए? क्यों? इसके पीछे कोई लॉजिक आम चुनाव में, माफ कीजिएगा, हाँ, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। जहाँ हारे थे, जहाँ राज्य सरकार, राज्य विधानसभाओं में लोगों ने, नागरिकों ने, मतदाताओं ने एक तरीके से बीजेपी को नकारा था, वहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर इतना खोल करके समर्थन दिया था। तो अभी तो राज्य विधानसभाओं में भी जब बीजेपी को समर्थन मिला है तो ये कोई, उसका कोई कारण नहीं है कि विधानसभा में दे दिया तो अब लोकसभा में नहीं देंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है। और दूसरी एक बात, बड़ी बात से ये माननी चाहिए कि विकसित भारत की जो संकल्पना है नरेंद्र मोदी की, जिस तरीके से आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई किसी भी तरीके का संकट आता है, आज ये सच है कि नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के बिना उसमें कहीं किसी तरीके का नहीं होता। मुझे आज एक ऐसा कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिएगा। रूस और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, 2 दिन के लिए नरेंद्र मोदी के कहने पे युद्ध विराम होता है, 2 दिन के लिए युद्ध विराम, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स निकालने हैं। ऐसा दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान में वो किया।
अभी आपने देखा जिस तरीके से गल्फ वॉर में इजराइल के वॉर में क्या हुआ, वहाँ से निकाल के लाना, यमन से निकाल के लाना। और यही नहीं, छोटी सी टनल में अगर 17-18 मजदूर फंसे हुए हैं तो उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये नरेंद्र मोदी के शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, जो एनडीआरएफ के जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम तीन बार दिन में मुझसे ये वो ली जाती थी इन्फॉर्मेशन, कहाँ तक पहुँचे, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कमी है, ऑस्ट्रेलिया से मंगानी है वहाँ से मंगाऊंगा, आपको पूरी दुनिया में जहाँ से जो भी चीज़ चाहिए वो मंगवा के दूंगा, लेकिन ये मेरे श्रमिक बाहर निकलने चाहिए। तो ये जो कमिटमेंट है ना देश के एक एक नागरिक के प्रति, इसकी वजह से 370 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। और आप ये बताइए सामने कौन है जिसको भारत की जनता नरेंद्र मोदी को छोड़ के उसको वोट देगी? बताए ना कौन है? ऐसा कौन सा टॉवरिंग पर्सनैलिटी है जिसके नाम पे वोट मिलेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देश के अगर दिशा के हिसाब से इन तमाम राज्यों को इनकी गणना की जाए, लोकसभा सीटवार इनकी गणना की जाए, या यूं कहें कि इसके गणित को समझा जाए, तो आपको 2024 में बीजेपी की जो संकल्पना है 370 की संकल्पना, इसके रोड मैप को समझने में आसानी होगी। तब आपको पता चल पाएगा कि आखिरकार ये गणित आया कहां से। अब की बार 400 कहते हैं दल हो या सियासत, राज्य दर राज्य अगर इसके असर को समझा जाए तो ज्यादा आसानी हो जाती है। भाजपा के संकल्प 370 को भी समझने के लिए ऐसे ही समझिए। असल में उत्तर भारत और हिंदी पट्टी के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में बीजेपी सरकार है। असम, गोवा, गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार चला रही है। 5 राज्यों महाराष्ट्र, बिहार, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी सत्तारूढ़ गठबंधन में है। कुल मिलाकर उत्तर भारत की 193 सीटों में से बीजेपी का 177 सीटों पर सीधा कब्जा है। उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति 2019 में बीजेपी ने कई राज्यों की सभी और कई राज्यों में लगभग सभी लोकसभा सीटें जीती। इनमें गुजरात की सभी 26, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4, उत्तराखंड की 5 और दिल्ली की 7 सीटें जीती हैं, जबकि राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर ही जीत मिली। 1 सीट पर सहयोगी दल को जीत हासिल हुई। बिहार की 17 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें, झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर जीत मिली। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत मिली। तो वहीं महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें, ओडिशा की 21 में से 8 सीटें, यूपी की 80 में से 62 सीटों पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। उत्तर पूर्व भारत में बीजेपी की स्थिति पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 26 लोकसभा सीटें आती हैं, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों के बराबर हैं, जिनमें से 2014 के चुनावों में बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीतने में कामयाबी मिली थी। 5 साल के बाद 2019 के चुनावों में बीजेपी इस आंकड़े को बढ़ाने में सफल रही। बीजेपी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की और एनडीए को 18 सीटें मिली। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी का होल्ड है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर भी बीजेपी के ही सांसद हैं।
पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहा है। असम में बीजेपी के 14 में से 9 सांसद हैं। बीजेपी पूर्वोत्तर में अपने सहयोगी दलों के सहारे क्लीन स्वीप करने के लिए राजनीतिक ताना बाना बुन रही है। इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति। दक्षिण के 5 राज्यों में कुल 129 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 129 सीटों में से सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। हालांकि कर्नाटका में बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, जबकि बाकी 4 राज्यों में निराशा हाथ लगी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा, 11 राज्यसभा और 175 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी का सिर्फ 1 राज्यसभा सांसद है। केरल में 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी का एक भी सांसद या विधायक तक नहीं है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा और 18 राज्यसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी के 4 विधायक हैं। कर्नाटका में 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा और 224 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी के दक्षिण में सबसे ज्यादा 25 सांसद और 6 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि तेलंगाना में 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा और 119 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां बीजेपी के 4 सांसद और 1 विधायक है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनावों के परिणामों में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में उस नुकसान की भरपाई सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में ही संभव है। 2019 के लोकसभा चुनावों में इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। आंध्र की 25 सीटों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था, जबकि केरला में 0 पर ही बीजेपी बनी रही। लेकिन इस बार चुनाव से पहले केरल में सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहां बीजेपी क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों पर फोकस कर रही है। पिछली बार तेलंगाना में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, जिसके चलते इस राज्य से उम्मीद जगी है। तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनाव में MIA-DMK के साथ गठबंधन में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। तमिलनाडु में सभी दल इस समय तमिल सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी वन नेशन और राष्ट्रवादी के फॉर्मूले पर फोकस किए हुए है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 131 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 30 सीटें ही जीत सकी थी। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व का मानना है कि अगर साउथ में बढ़त मिलती है तो टारगेट को पाने में बेहद आसानी होगी। 2019 के आम चुनाव असल में कई चुनावों से बहुत अलग थे, कई सारे आम चुनावों से अलग थे। और अगर आप 2024 में भाजपा की संकल्पना को समझना चाहते हैं तो इसका सटीक जरिया है कि 2019 के आम चुनावों के विश्लेषण को आप समझें, क्योंकि यही विश्लेषण 2024 के आम चुनावों में भाजपा की संकल्पना का आधार है। अब की बार 400 2014 के आम चुनावों के 5 सालों के बाद 2019 के आम चुनाव न अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं, बल्कि 2014 की करिश्माई जीत के बाद बीजेपी के सामने जनाधार को न सिर्फ दोहराने
बल्कि सशक्त करने की चुनौती थी। साथ ही देश में ताजा तरीन गद्दी से उतरी कांग्रेस के सामने सत्ता दोबारा अर्जित करने की उम्मीद। लेकिन जो हुआ उसने न सिर्फ कई पूर्वानुमानों को धराशायी किया, बल्कि देश के वोटिंग ट्रेंड को स्टडी करने वालों को भी कुछ चौंका दिया। 2019 के चुनावों में एनडीए 352 सीटों पर काबिज हुई। बीजेपी ने अकेले 303 सीटें अर्जित की। यूपीए के खाते में 92 सीटें गईं, जबकि कांग्रेस ने अकेले 52 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 के चुनावों में सपा और बसपा के गठबंधन में 15 सीटें हासिल हुई। टीएमसी को 22, टीआरएस 9, एनसीपी के खाते में 5, जबकि सपा अकेले महज 5 सीटों पर जीती। सीपीआईएम 3, आम आदमी पार्टी महज 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट गई, तो वहीं एआईएडीएमके के पास भी 1 ही सीट गई। संयुक्त तौर पर गठबंधनवार इस आंकड़े को अगर समझा जाए तो इस बार बीजेपी 2019 की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार उसके सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई है। 2019 में बीजेपी का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना जो कि अब उद्धव गुट है, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ अलायंस था। हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट बीजेपी के साथ आ गया है, और इसीलिए महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, और इसका रिफ्लेक्शन संकल्प 370 पर भी नजर आएगा। अब की बार 400 पार। कहते हैं किसी भी संकल्प के सिद्धि तक के सफर में, यानी कि आपने कोई संकल्प लिया और उसे सिद्धि तक का सफर तय करना है, तो किसी भी सफर में हडल्स तो होते ही हैं। तो संकल्प 370 की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। वो क्या है, देखिए। अब की बार 400 पार। मतदान की तारीखों की घोषणा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन ये तय है कि 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव अप्रैल-मई में ही हो सकते हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल और उनके शीर्ष नेता अपने अपने लहजे में दावा भी कर रहे हैं और वादा भी। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी 370 के आंकड़े को अर्जित करने का संकल्प लिया है, लेकिन गंतव्य 370 के रास्ते में कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। बीजेपी की महत्वाकांक्षा और यूपी का इंटरकनेक्शन। आगामी आम चुनावों में उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को 2019 की तुलना में बल्क में सबसे ज्यादा सीट बढ़ाने की संभावना दिख रही है। इस संभावना को वास्तविक बनाने के लिए बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने में सफल रही है। इस गठबंधन के बाद तय तौर पर 100% सीटों पर एनडीए की दावेदारी बेहद मजबूत हुई है। पीएम मोदी की साख का सवाल। आम चुनावों के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 का है, लेकिन आगामी चुनाव में अगर बीजेपी महज इस आंकड़े तक पहुंचकर सत्ता बरकरार रखने में कामयाब भी हो जाती है, तो ये एक तरह से बीजेपी के लिए जीत में भी हार जैसा होगा, क्योंकि अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का माहौल पूरे देश में पिछले कई महीनों से बनाकर रखा है, उस माहौल की साख बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि बीजेपी को इस बार 2019 की तुलना में काफी ज्यादा सीटें हासिल हों। 3 चुनावों में 199 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी 76 सीटों को कमजोर आंकती है। यहां से उसे पिछले 3 चुनावों में सिर्फ 1 बार जीत मिली है, बाकी 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं कांग्रेस के लिए ऐसी सीटों की संख्या 183 है, जहां 3 में से 1 चुनाव में जीत मिली है। पिछले 3 चुनावों में 199 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती है, और ये बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इन सीटों पर खुद को कमजोर मानती है बीजेपी। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में पंजाब की 13 में से 3, महाराष्ट्र की 48 में से 25 और बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो वहीं तमिलनाडु में AIADMK ने बीजेपी को महज 5 सीटें दी थी। इस बार इन राज्यों में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटों की सूची तैयार की है जहां वो खुद को कमजोर पाती है। विकसित भारत और ज्ञान को धरातल पर उतारना बड़ा टास्क। हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अधिवेशन के दौरान बीजेपी के नेतृत्व की ओर से जनता तक बीजेपी की विकसित भारत की संकल्पना और ज्ञान का संदेश जनता तक पहुंचाने का फरमान जारी हुआ है। ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी से जुड़े काम जनता तक पहुंचाना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। महाराष्ट्र में सीट बढ़ने की गुंजाइश बेहद कम है। पंजाब में अकेले सीट बढ़ाने की स्थिति में बीजेपी नजर नहीं आती। 370 की हम बात कर रहे हैं, 543 सीटें जिनमें वोट होना है, और 153 ऐसी सीट हैं जिनको 153 या मेरे ख्याल में शायद मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, 115 का ये आंकड़ा है। 115 का आंकड़ा जिसमें 3 बार के चुनाव से बीजेपी जीत नहीं पाई है, और अब बीजेपी पिछले इलेक्शंस के दौरान 161 वो लोकसभा सीटें जिनको वो हार गई थी, उनमें वो दोबारा से मेहनत कर रही हैं। गठबंधन, एनडीए गठबंधन के सामने चैलेंज कि अपने सहयोगियों को भी वो संतुष्ट रखें। खाली बीजेपी के सामने टारगेट कि वो 370 को लेकर के आए। क्या इस डिजिट के आसपास आपको कई सारे हर्डल्स नज़र नहीं आते हैं? क्या कुछ ऐसी चुनौतियाँ, क्योंकि चुनौतियाँ हर टास्क में होती हैं, चुनौतियाँ हर टास्क में होती हैं। हम नॉर्मली अपने घर में कोई कार्यक्रम भी करते हैं तो उसमें भी चुनौतियाँ होती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिजिट है। 1980 की पार्टी 1984 में 2 सीट, और जिस दौरान बीजेपी के पास 2 सीटें थी उस दौरान कांग्रेस के पास 400 सीटें थी, और आज 24 में 370। तो क्या इसके आसपास आप कुछ बैरियर्स को नहीं देखते हैं? क्या कुछ हडल्स को नहीं देखते हैं? कुछ चैलेंजेस को नहीं देखते हैं क्या? चैलेंजेस तो होते ही हैं। हर चुनाव अपने आप में एक चैलेंज होता है। कोई भी चुनाव, ना केवल चुनाव, आपने स्वयं कहा कि हम घर में भी कोई टारगेट अगर हम सेट करते हैं तो लक्ष्य को पाने में कई तरह की बाधाएं आती ही हैं। वो बाधाएं आंतरिक भी हो सकती हैं और बाह्य भी हो सकती हैं। आंतरिक बाधाओं में कई बार होता है कि बहुत सारी पार्टियों में आपने देखा कि अनुशासन वैसा नहीं होता, उनके व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इशारा आपको कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस ने किसी भी पार्टी में देख लीजिए, अधिकांश पार्टियों में
पिता को टिकट मिलेगा, उसके बाद उसके बेटा को, फिर उसके बेटा या बेटी को, फिर उसके बेटी को, वही लोग सत्ता पर रहेंगे, वही लोग अध्यक्ष बनेंगे, वही लोग सब कुछ काबिज होंगे। लेकिन इस पार्टी में एक बात जो लगता है कि आम जनता को क्या अपील करता है, आप बताइए। आप तो एक, मुझे लगता है किसी छोटे से शहर से आई होंगी, आपको नहीं लगता कि आप देश में कोई भी व्यक्ति जो बड़े शीर्ष पद पर है, उसका बेटा या बेटी सिर्फ इसीलिए अगले उसके उत्तराधिकारी बने कि उसका वो बेटा या बेटी था, और आप में वो क्षमता है, मुझ में क्षमता है, आपके कैमरामैन में क्षमता है, हमारे विद्यार्थियों में क्षमता है, तो वह क्यों नहीं उस जगह पर काबिज हो। और यह बीजेपी ऐसा काम करती है और यह बात आम जनता को बहुत अपील करती है। एक उदाहरण से चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूंगा। किसी ने सोचा था कि राजस्थान का जो नया मुख्यमंत्री होगा पहली बार विधानसभा का वो सदस्य होगा? किसी ने सोचा था कि मध्य प्रदेश का जो नया मुख्यमंत्री होगा किसी परिवार का नहीं होगा? और दूसरी बार विधानसभा का मोहन सिंह यादव जी की बात मैं कर रहा हूँ। तो यह बात क्या एक आम जनता को, एक युवा को, एक शिक्षक को, एक किसी सामान्य व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी? और ये बातें ऐसी हैं जो इनके बहुत सारी बाधाओं को दूर कर देती है। और यहाँ पर हर पार्टी के कैडर को लगता है आज वो बने हैं तो कल मेरा भी नंबर आ सकता है, मेरी भी बारी आ सकती है, और पूरी ताकत से वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसी बाधाएं, चुनौतियां जो दूसरी पार्टियों में है, बीजेपी में ऐसी नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी शक्तियां, चाहे तुष्टीकरण की वजह से हो या भावनात्मक कारणों से हो, वहां पर बीजेपी को अभी पांव जमाने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे मैं कहना चाहूँगा बंगाल है, मैं कहना चाहूँगा तमिलनाडु है, लेकिन वहाँ भी परिवर्तन की लहर आ गई है, परिवर्तन की आहट सुनाई पड़ रही है। उस नॉर्थ ईस्ट को देखें आप, जिस उत्तर पूर्व के बारे में कहा जाता था हमेशा कि मुख्य धारा से कटा हुआ और हमेशा एक तरह के उग्रवाद और अलग थलग महसूस करना, आज उत्तर पूर्व के लोग आपके सबसे बड़े समर्थक हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बाधाओं को तोड़कर निकलेगी। सियासत की शतरंज का एक सिद्धांत है, जो जनता के दिल में उतरा उसे सिर्फ संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अर्श भी मिलता है, यानी कि आसमान। लेकिन जो जनता के दिल से उतरा उसे शिकस्त भी मिलती है और मिलता है फर्श। क्यों? क्योंकि जनता ही जनार्दन है। अब की बार 400 सियासत का कोई भी समीकरण जनता के दिल और दिमाग को पढ़े और समझे बिना न सेट हो सकता है, न ही सिद्ध। इसीलिए न्यूज इंडिया धरातल पर पहुंचा और बीजेपी के संकल्प 370 को समझने के लिए लोगों के मन को टटोलने का काम किया है। संकल्प 370 वो संकल्प जिसमें बहुमत की सरकार निहित है, वो संकल्प जिसमें मोदी की सरकार निहित है, और वो संकल्प जिसमें जनता की राय है या नहीं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सीपी राजीव चौक, और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगी। सर, आपको क्या लगता है कि एनडीए 400 पार का नारा है और बीजेपी के लिए 370 का टारगेट सेट कर दिया है? 370 है और एनडीए 400 पार है। कैसे? तो देख ही रहे हो आप माहौल कैसा है। कैसा माहौल है? बिल्कुल बीजेपी है, राम मंदिर है, 370 हटा, सब कुछ हटा। 370 हट गया इसलिए 370 दे देंगे? आराम से आएगी, आराम से। आपको क्या लगता है? जी मैम, आ सकती है ऐसे। 370 आएगा? जरूर जरूर। कैसे? वो अभी फिलहाल तो देख रहे हो आप राम मंदिर की, वो भी कई हैं, वो एक 370 जम्मू कश्मीर से भी हटा चुका है, वो इसके लिए बहुत अच्छा है मोदी बस में। तो ये बताइए कि 370 तो हट गया, लेकिन रोजगार के लिए तो विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं किया। जी मैम, थोड़ी बहुत तो हर एक सरकार में ऐसा होते रहता है, रोजगार को लेके हर सरकार, चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, दोनों सरकार वैसा ही है। बट वो कांग्रेस ठीक है, वो रोजगार के मेटर थोड़ा ऊपर था, बस मेरे बीजेपी भी ठीक हैं, वो भी आ जाएंगे। बीजेपी आएगी? थैंक यू मैम, हाँ आ जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, जनता के आशीर्वाद से, जनता के ये देखिए आप बात कर रहे थे, जन जन से जिससे भी पूछेंगे, जो आप 370 का वो ले रहे हैं, ये जनता की आस है। जनता ने एक बारी
कांग्रेस को 400 सीटें दी थी, वो जो काम नहीं कर पाया 84 में दी थी। आप मेरे को बोलते हैं 84 में मैं 3 साल का था, मैं 81 की मेरी बर्थ है। तो आप जो 400 सीटों का इतिहास देखते हैं, जहाँ तक सोच नहीं थी वो काम नहीं कर पाए, जो मुद्दे थे वो ख़त्म ना कर पाए। आज वही अपने आप को घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, कितने वो अनगिनत काम बता रहे हैं। तो जनता के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन ने, युवाओं ने, किसानों ने, आज किसानों के ऊपर आज जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, जब किसानों के हित के लिए कोई कार्य ना कर पाए, जो उनको NSP का दाम ना दिला पाए, आज वो भारत बंद की बात करते हैं। तो ऐसी जनता जनार्दन ने बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में दी, कमल का फूल का निशान मोदी जी को चेहरा मानकर दिया। 24 में आएंगे 370। ये जनता, अब मैं कहूँगा तो आपके माध्यम से कोई कहे बीजेपी अंधभक्त है, मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ। और ये जितने युवा खड़े हैं, आप किसी से भी माइक लगा के पूछोगे तो उनका संकल्प है। आपकी बात अंकल, आपकी बार 370 बीजेपी या कितने सीटें? मेरे बेटे 400 प्लस। क्यों? मोदी जी का विकास, मोदी जी के काम वो लाएंगे। बच्चा सारे खुश हैं। क्या काम किया मोदी जी? अरे आपको मालूम ही नहीं है, किताबें भर गई हैं मोदी जी के कामों से। हाँ, 2 गिनाऊं। सबसे पहले उजला, दूसरा नंबर प्रधानमंत्री आवास योजना, तीसरा इज्जत घर जो शौचालय बना के बहनों को दिए, माताओं को, सड़कों का जाल, वो चंद्रयान। और भी लोग हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे लोग हैं। मोदी जी इस बार 370 जाएंगे या नहीं? 400 प्लस। 400 क्यों? 400 इसलिए कि उन्होंने किसी कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसा काम जो बाकी रहा हो, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा उन्होंने जो अभी रह गया हो। उन्होंने जो वायदे बीजेपी के जब से पार्टी बनी है तब से जो वायदे किए हैं, पूरी तरह सब पे हर 100% उन्होंने काम किया है। और उन्होंने किसानों के लिए भी इतना काम किया है, आम जनता के लिए इतना काम किया, गरीबों के लिए काम किया है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया जी, उन्होंने देश के लिए किया है, देश के लिए सब कुछ किया है। ठीक है, देखते हूँ युवाओं के लिए कितना किया है। इस बार मोदी कितने संख्या में जा रहे हैं? 400 से पार। क्यों? क्योंकि जिला मुजफ्फरनगर, विपक्ष तो कह रहा रोजगार दिया नहीं। सब जानते हैं, विपक्ष तो गया, विपक्ष का कोई पता ही नहीं है कहीं तक भी, साले झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल। राहुल गांधी को तो पागल है बिल्कुल। अगले ज्यादा वो खत्म है, बाबा आएंगे, बाबा की सरकार आएगी तो योगी की आएगी, अपना मोदी की आएगी, और आएगी 100% आएगी, कोई काट नहीं सकता। कितनी सीटें इस बार मोदी जी ने बोल दिया है कि संकल्प 370 है, आपको क्या लगता है? अरे मैडम जी, वो तो समय बताएगा, हम पहले नहीं बोलते, समय के हिसाब से बात करते हैं, समय बताएगा, समय आने तो पता। आपको क्या लगता है? हाँ 400 पार है, सबको लगता है, मुझे नहीं, सबको लगता होगा शायद। विपक्ष तो कह रहा है रोजगार नहीं। विपक्ष को कहेगा तो रोजगार मिलेगा थोड़ी, रोजगार यहाँ थोड़ी मिल रहा, जहाँ रोजगार मिल रहा वहाँ जाओ, यहाँ सीपी में घूम रहे हैं, रोजगार थोड़ी मिलेगा, सोचने वाली बात है। अंकल आपको क्या लगता है? अंकल आपको क्या लगता है? मोदी अब 370 तो उन्होंने बोल ही दिया है, और 370 क्या 300 क्या वो 400 पार ही जाएगा। और ये आस्ता कांग्रेस खत्म, और अगले इलेक्शन में ये अखिलेश खत्म। लेकिन ये देश के लिए अच्छा है क्या कि मतलब कांग्रेस खत्म हो जाए या कोई अन्य दल खत्म हो जाए, विपक्ष रहे? बेईमान आदमी रहे हैं बचपन से, बेईमान आदमी रहे हैं, मतलब कि ले दे के घूसखोरी चलाई है इन्होंने। अब आस्ता अभी घूसखोरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन घूसखोरी आस्ता खत्म होएगी। जब तक मोदी बना रहेगा तो 29 तक ये घूसखोरी खत्म हो जाएगी, चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे MCD वाले हो, चाहे नगर निगम के हो, जितने भी घूसखोरी खत्म हो जाएगी। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में तो देखो, दिल्ली में क्या है, खटका लग रहा है। मतलब कि हकीकत को जो समझ रहे हैं, खटका किस लिए लग रहा है कि यहाँ पर जो 2 चीज़ें फ्री चल रही हैं ना, उसमें लोग में बहकावे में आ रहे हैं। और ये मेरे हिसाब से, मैं सबकी नहीं कहता, मेरे हिसाब से देश में मोदी सरकार, दिल्ली में केजरीवाल। हाँ, ये झटका अब की और मार देगा, उसके बाद दी एंड है, मतलब ये चक्कर है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि 370 का टारगेट, 370 का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो संकल्प पूरा होगा? चांसेस तो है 99%। 1% क्यों नहीं? 100% है। 1% का तो लेना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। आप मानते हो कि कुछ चुनौतियां तो हैं? हाँ, कुछ चुनौतियां तो है ही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो विपक्षी जो गठबंधन है वो षड्यंत्र कर रहा है। आप देख रहे हो किसान मुद्दा उठाया हुआ है, चल रहा है, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही उसका भी, जो मुझे लग रहा है। बाकी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा भाई। 1% हम इसी वजह से कह रहे हैं कि 370 पार तो है, उम्मीद है।
मोदी जी ने संकल्प लिया है 370, क्या लगता है पार हो जाएगा? 370 तो नहीं, पर 320 प्लस तो आएगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे अभी किसान आंदोलन है, और उसके अलावा भी जैसे बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया जाता है वो काफ़ी, जो जैसे मैं खुद फेवर करता हूँ कि राइट विंग को फेवर करता हूँ, बट लेकिन उसमें जैसे हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है उसकी, तो उसका इफेक्ट काफ़ी सीट्स पे पड़ सकता है। जैसे साउथ इंडिया से अगर हम कंसीडर करके चलें तो साउथ इंडिया में इक्वेशंस किस तरह की बैठती हैं वो इनके अगेंस्ट जा सकती हैं। और बट लेकिन काफ़ी सारे जैसे पार्टीज़ हैं जो कि इंडिया ग्रुप छोड़ करके, इंडिया ब्लॉक छोड़ करके वो एनडीए में आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा इनको उन जगह पे लगेगा जहाँ इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन बेरोजगारी का इम्पैक्ट आएगा, बेरोजगारी का इम्पैक्ट आएगा, प्लस किसान आंदोलन का भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वो हमें यूपी विधानसभा में भी थोड़ा देखने को रिसेंटली मिला कुछ था। पेपर्स भी लीक हो गए। हाँ, उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए, देखा आपने, तमाम लोग साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि संकल्प 370 मोदी जी का वो नज़र धरातल पर ज़रूर आएगा, लेकिन हाँ कुछ चुनौतियां ज़रूर हैं, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर किसान आंदोलन, इससे कुछ डेंट पड़ सकता है और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, राजीव चौक। खैर, ये तो जनता की राय थी, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों का मानना है कि उनका फोकस उन 161 सीटों पर है जिन पर उन्हें कभी जीत हासिल नहीं हुई, या बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है। बीजेपी के आला कमानों को ऐसा लगता है कि अगर इन 161 सीटों पर 1.5 सालों तक जो काम किया गया है, उनमें से अगर 67 सीटों पर भी कामयाबी मिलती है तो टारगेट 370 तक पहुंचना बेहद आसान होगा। अब की बार 400 पार। तो संकल्प 370 के जरिए हमने आपको बताया 370 के आंकड़े के पीछे के वो तमाम गणित, वो तमाम पहलू, वो तमाम चुनौतियां जिनसे आपको रूबरू होना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। अब की बार 400